आज फिर मैं अब्बा की दुकान पर आई थी। जब भी मैं अब्बा की दुकान पर आती, उनके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई देती। अब्बा, मेरे कॉलेज में फंक्शन है और मुझे आपकी दुकान का सबसे खूबसूरत हार चाहिए। अब्बा ने सर पकड़ लिया और कहने लगे, अरे सोनिया बेटी, कॉलेज के फंक्शन में भला कौन सोने का हार पहनकर जाता है? अगर गुम हो गया तो मेरा लाखों का नुकसान हो जाएगा। मैं अब्बा की लाडली और इकलौती बेटी थी। ऐसे में मेरी ख्वाहिश पूरी करना वो अपना पहला फर्ज समझते थे। लेकिन मेरी ऊट पटांग ख्वाहिशों को वो लगाम देना भी अच्छी तरह से जानते थे। मैं गुस्से से कहने लगी, अब्बा मैं खफा हो जाऊंगी तो आपसे बात नहीं करूंगी। बस मुझे आप सबसे खूबसूरत हार दिखाएं। अब्बा ने इधर उधर देखा। दरअसल चोरी डकैती का भी आजकल शहर में बहुत खतरा था। फिर एक एक करके सारे सोने के बॉक्स मेरे सामने खोलने शुरू किए, लेकिन मुझे कोई भी हार पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि सारे ही पुराने जमाने के मालूम हो रहे थे। जबकि मैं कॉलेज के फंक्शन में सबसे मुनफरिद नजर आना चाहती थी, क्योंकि मैंने एक रोल अदा करना था, वो भी अनारकली का। मैं चाहती थी कि इसमें मैं जो भी जेवरात पहनूं वो सारे सोने के हों। अभी मैं सारे जेवरात देख ही रही थी कि अचानक एक लंबा चौड़ा आदमी और उसके पीछे एक काला कलौटा सा आदमी, जो उसका मुलाजिम मालूम होता था, वो दोनों अंदर दाखिल हुए। अब्बा ने झट सारे जेवरात के बॉक्स बंद करके उन्हें शीशे के लॉकर में रख दिया था, जबकि मैं वहीं बैठकर इस अजीबो गरीब से आदमी को देख रही थी, जिसका कद बहुत लंबा था, गले में बड़ी बड़ी मालाएं पहनी और काले रंग की दाढ़ी, बड़ी बड़ी आंखें इंतहाई काली और अजीब सी लाल लाल सी थी। उसके हाथ में एक लाल रंग की पोटली थी और उस पोटली में से उसने एक खूबसूरत हार निकालकर अब्बा के सामने रखा। उस हार की चमक इस कदर खूबसूरत थी कि मैं भी मुतासिर हुए बिना नहीं रह सकी थी। गालबन वो इस हार को फरोख्त करने आया था। अब्बा उनसे बड़े ही हुस्ने इखलाक से पेश आ रहे थे। बड़ी आजिज़ी से कहने लगे, अरे आमिल साहब, आपने मुझे याद कर लिया होता, आप मेरी दुकान पर आए, बड़ी जरा नवाजी है। जब भी वो आदमी बड़े अजीब अंदाज में मुस्कुराया और कहने लगा, बस हमारा आना मजबूरी थी, तुम ये हार देखो कितने में फरोख्त होगा। अब्बा कहने लगे, खालिस हीरों से जड़ा हुआ हार है और साथ में सोना भी खूब लगा है, इसकी तो कीमत लाखों में होगी। ये सुनकर आमिल खुश हो गया और फिर कहने लगा, ठीक है, तुम इसकी रकम का चेक बनाकर मुझे दे दो और ये हार अपने पास रखो। मैंने देखा अब्बा के चेहरे पर बला की खुशी थी, क्योंकि वो ऐसे कीमती सोने की खालिस चीज़ों को हासिल करके बहुत खुश होते थे, जबकि मेरी नज़र उस हार से हटने का नाम नहीं ले रही थी, जो बेइंतहा खूबसूरत और कीमती था। अब्बा ने उन्हें चेक बनाकर दे दिया, क्योंकि उनके अकाउंट में करोड़ों रुपए थे। अब्बा बातों ही बातों में उस आमिल साहब से पूछने लगे कि ये डिज़ाइन तो बहुत सालों पुराना है, तकरीबन 100 सालों पुराना। हैरत है आपके पास इस कदर पुराना सोने का हार मौजूद है। मैंने देखा एकदम से ही आमिल के चेहरे पर घबराहट नमूदार हुई थी। वो कुछ घबराया हुआ लग रहा था। जल्दी से चेक लेकर उठ खड़ा हुआ और अब्बा से हाथ मिलाकर ये जा वो जा, जबकि उसके जाते ही मैंने वो हार झपट लिया था। मैं अब्बा से कहने लगी, बस मैं यही कॉलेज के फंक्शन में पहनूंगी। अब्बा मुझे मना करना चाहते थे, लेकिन भला इकलौती और लाडली बेटी की बात से वो कैसे इनकार कर सकते थे। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि इस हार को पहनकर मैं किस अजाब में फंसने वाली हूँ। मेरा नाम सोनिया है। मैं अपने वालिदैन की इकलौती और लाडली बेटी थी। सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा होने वाली मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ आसाइशें और खुशियां देखी थी। सब लोग मेरी किस्मत पर रश करते थे, क्योंकि मेरे अब्बा एक सुनार थे, शहर के मशहूर व मारूफ सुनार, जिनकी शहर के बीचों बीच एक बहुत बड़ी ज्वेलरी की दुकान थी। रोजाना उनका लाखों का कारोबार होता। 5-6 मुलाजिम उनकी दुकान पर काम करते थे। सब लोग मेरी किस्मत पर रश करते थे, क्योंकि मेरे अब्बा एक सुनार थे, शहर के मशहूर व मारूफ सुनार,
जिनकी शहर के बीचों बीच एक बहुत बड़ी ज्वेलरी की दुकान थी। रोजाना उनका लाखों का कारोबार होता। 5-6 मुलाजिम उनकी दुकान पर काम करते थे। मैं जिस कॉलेज में पढ़ती थी वो शहर का सबसे बड़ा और महंगा कॉलेज था। कॉलेज की लड़कियां मुझसे दोस्ती करने के लिए तरसती थीं। जब मैं अपनी बड़ी सी गाड़ी में बैठकर कॉलेज पहुंचती तो वो सब ठंडी आहें भरती। माँ बाप के लाड प्यार और मालो दौलत ने मुझे काफी हद तक जिद्दी बना दिया था। मैं अगर एक बात की जिद करती और जब तक उसे पूरा ना कर लेती मुझे सुकून ही नहीं मिलता था। इस बार तो मेरा कॉलेज में फंक्शन था, इसलिए मुझे अनारकली का रोल दिया गया था, क्योंकि हमारे कॉलेज में हर साल कोई ना कोई फंक्शन हुआ करता था। मैं चाहती थी कि मैं मुकम्मल एक पुराने ज़माने की अनारकली लगूं, इसलिए मैं अब्बा की दुकान के खालिस सोने के जेवरात पहनना चाहती थी। मैं चाहती थी कि लड़कियां मुझे देखकर खूब मुतासिर नजर आएं कि मैं सच में ही एक अनारकली की तरह दिखाई देती हूँ, जो किसी बादशाह की कनीज थी। वो खूबसूरत हीरों का हार लेकर मैं घर आ गई थी। फिर आईने में उसको पहनकर देखा, लेकिन जैसे ही मैं अपने आप को आईने में देखने लगी, अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई पर्दे के पीछे से झांक रहा हो। किसी की लाल आंखें मुझे शीशे के अंदर से नजर आई थीं। तेजी से पलट कर देखा तो वहां कोई भी नहीं था। फिर उसे अपना वहम समझते हुए मैंने नजरअंदाज कर दिया। दूसरे दिन मैं अपने कॉलेज के फंक्शन की तैयारी करने लगी। अम्मी ने जब मुझे सुबह इस खूबसूरती से तैयार इस हीरे के हार को गले में पहने हुए देखा तो हैरान रह गई। कहने लगी कि देख लेना बेटा, पुलिस में बहुत रश होता है। तुम्हारे अब्बा ने इसे करोड़ों में खरीदा है। अगर गुम हो गया तो बहुत नुकसान हो जाएगा। मैं मुंह बनाते हुए कहने लगी, अम्मा ऐसा कुछ नहीं होगा, आप परेशान मत हो। मैं जल्द ही कॉलेज के फंक्शन से वापस लौट आऊंगी। मैंने एक खूबसूरत सफेद रंग का फ्रॉक पहना था। लंबे लंबे बाल खोले और नक सक से तैयार मैं बेइंतहा खूबसूरत लग रही थी। जैसे ही कॉलेज पहुंची, वहां तो जैसे लड़कियों का एक तूफान आया हुआ था। सारी ही लड़कियां अमीर घराने की थीं। वो मुझे देखकर बड़ी हैरत का इजहार कर रही थी। लेकिन जब मैंने उन लड़कियों को जो मेरी दोस्तें थीं, मैंने उन्हें बताया कि ये हार हीरों का है, तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया था। हर कोई इस हार को छू छू कर देख रहा था, लेकिन मैं इतनी भी पागल नहीं थी कि किसी को इसे छूने भी देती, क्योंकि ये हार अब्बा ने लाखों में खरीदा था। ऐसे मैं नहीं चाहती थी कि ये गुम हो जाए। फिर कॉलेज का फंक्शन शुरू हो गया। मैं अनारकली बनी स्टेज पर परफॉर्म कर रही थी, लेकिन अचानक मेरी नज़र सामने लाल पर्दे के पीछे खड़े एक काले रंग के कपड़ों में मलबूस नौजवान पर पड़ी। ये लड़कियों का कॉलेज था, यहाँ तो किसी नौजवान के आने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मैं हैरान थी कि वो कौन है जो मुझे यूं घूर घूर कर देख रहा है। वो मेरी परफॉर्मेंस को मुतासिर कर रहा था। फिर जैसे तैसे मैंने अपना रोल प्ले किया और मैं स्टेज से नीचे उतर आई। अब मुझे एक और किरदार भी अदा करना था, इसलिए मैं कपड़े बदलने का सोच रही थी। मैंने सारी लड़कियों को देखा, वो खूब एंजॉय कर रही थी। मैं अकेले ही वॉशरूम की तरफ चली आई। जैसे ही कपड़े बदलने के लिए वॉशरूम के अंदर गई, अचानक कोई दरवाज़ा बजाने लगा। मैं हैरान थी कि मैं अकेले ही वॉशरूम के अंदर आई हूँ। फिर इतनी जल्दी मेरे पीछे पीछे कौन आ गया। जल्दी जल्दी दूसरे कपड़े पहनकर जैसे ही वॉशरूम का दरवाज़ा खोलने लगी, ये देखकर मेरी जान निकल गई कि किसी ने बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया था। मैं गुस्से से चिल्लाते हुए कहने लगी, किसने दरवाज़ा बंद किया है? देखो, अगर किसी ने मेरे से शरारत की है तो मैं उसका बुरा हशर कर दूंगी। मैं गुस्से से पागल हो रही थी, लेकिन ये क्या, थोड़ी ही देर बाद उसने बाथरूम की लाइट भी बंद कर दी। अब मैं घुप अंधेरे में खड़ी थी। ऐसे लग रहा था जैसे कोई मेरे गले पर हाथ फेर रहा हो। किसी के हाथ का लम्स महसूस करके मेरे खौफ के मारे रोंगटे खड़े हो गए। मैं बुरी तरह चिल्ला रही थी। इससे पहले कि मैं शदीद गर्मी, हब्स और परेशानी से बेहोश हो जाती, अचानक ही एक झटके से दरवाज़ा खुला। मैंने देखा वो कॉलेज की एक लड़की थी जिसका नाम नाइमा था। वो हैरत से कहने लगी,
क्या हुआ सोनिया, तुम्हें यहाँ किसने बंद कर दिया था? तुम्हारी चीखने की आवाज आई। शुक्र था कि इत्तेफाक से मैं वॉशरूम चली आई, वरना तो तुम यहीं पर बेहोश हो जाती। उसने मुझे आते ही गले से लगा लिया था। मैं गुस्से से कहने लगी, तुम ही ने मुझे बंद किया होगा, मैं जानती हूँ तुम मुझसे हसद करती हो। वो दुख से कहने लगी, ये क्या कह रही हो तुम सोनिया, मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? तुम मुझे अच्छी तरह जानती हो। और वो जो तुमने हार पहना हुआ था इतना कीमती, वो कहाँ है? उसकी नजर अचानक मेरे गले पर पड़ी तो सदमे के मारे मेरा दिल दहल कर रह गया था। मेरा कीमती हार गायब था। तभी मुझे उसके कदमों के पास वो हार गिरा हुआ दिखाई दिया। मैंने झपट कर उस हार को उठाकर अपने सीने से लगा लिया था। मैं जानती थी कि अगर ये मुझसे खो जाता तो अम्मा अब्बा मुझसे सख्त नाराज हो जाती। मैं बार बार ये सोचने पर मजबूर थी कि आखिर बाथरूम का दरवाज़ा किसने बंद किया था, कौन मुझे यहाँ पर कैद करना चाहता था, और मेरा हार वहाँ कैसे पहुँचा। ये सब सोचने का वक्त नहीं था, इसलिए मैं वापस फंक्शन की तरफ आ गई जहाँ पर सारी लड़कियाँ एंजॉय कर रही थी। बाकी सारे वक्त में नाइमा मेरे साथ ही रही क्योंकि मुझे शदीद घबराहट हो रही थी और मेरी तबीयत भी खराब थी। फिर वो मुझे घर छोड़कर चली गई थी। पूरा दिन उसने मेरा कीमती हार संभाल कर अपने पास रखा क्योंकि वो मेरी बहुत अच्छी सहेली थी। मैं जानती थी कि वो मेरे साथ कभी भी ऐसी हरकत नहीं कर सकती थी। अगर नाइमा ने ये सब नहीं किया तो फिर किसने किया? ये सवाल मेरे जहन में गूंज रहा था। अब मैं घर आ गई थी। मैं जो बड़े जोशो खरोश से तैयार होकर कॉलेज के फंक्शन में गई थी, लेकिन जब वापस आई तो मेरा उतरा हुआ चेहरा देखकर अम्मी परेशान हो गई। मैंने वो हार उनके हवाले कर दिया था, लेकिन अम्मी ने वो हार वापस मेरी अलमारी में रख दिया। फिर मैं रात को सो रही थी जब अचानक मुझे अपने कानों में सरगोशी सुनाई दी। वो हार वापस दो, वो तुम्हारा नहीं बल्कि मेरी माँ का है। मैंने एक झटके से आंखें खोलकर देखा। इस कदर डरावनी आवाज किसकी थी? इस आवाज की दहशत से मेरा दिल कांप रहा था। पहले तो मुझे ऐसे लगा जैसे मैंने कोई डरावना ख्वाब देखा है, लेकिन फिर उस आवाज पर मुझे हकीकत का गुमान होने लगा। कोई था जो मुझे डराने की कोशिश कर रहा था। आधी रात को मुझे आज बहुत डर लग रहा था। अपने खूबसूरत बंगले में मैं हमेशा शहजादियों की तरह पली बढ़ी थी, लेकिन आज पहली बार मैं अजीब सा खौफ महसूस कर रही थी। तभी आधी रात को मैंने अम्मा के कमरे का दरवाज़ा बजा दिया। वो फौरन ही उठकर बाहर आई थी। अम्मी, मुझे डर लग रहा है। मैं उनके गले से लिपट गई थी। वो हैरान थीं कि मैं बच्चों की तरह डर रही हूँ। फिर मुझ पर आयतुल कुर्सी पढ़कर फूंकने लगी। पूरी रात मैं ना सो सकी थी। दूसरे दिन अम्मी अब्बा से कहने लगी, ज़रूर तुम्हारी बेटी को नज़र लग गई है। जाहिर है इतना कीमती हार पहनकर कॉलेज के फंक्शन में गई थी। बिल्कुल शहजादी लग रही थी मेरी बेटी। अब मैं उन दोनों को क्या बताती कि मेरे साथ क्या हुआ था। कोई अनजानी चीज़ मुझे तंग कर रही थी। फिर अब्बा कहने लगा, आमिल साहब ने जो मुझे हार बेचा है, मैं इस हार को अपनी बेटी के जहेज में दूंगा। वैसे भी मैंने जितना भी अपना कीमती जेवर है वो सब संभाल कर रखा है। मैं उसे सोनिया के जहेज में दूंगा। अपनी बेटी की शादी किसी शहजादे से करूंगा। वो हमेशा ही ऐसे ख्वाब देखती थी, जबकि मैं खामोशी से उनकी बातें सुन रही थी। फिर अम्मी कहने लगी, सोनिया, तुम खामोश अच्छी नहीं लगती, ऐसे ही शरारत करती हुई अच्छी लगती हो। क्या हुआ है? तुम्हें किस चीज से डर लग रहा है? अम्मी मुझसे पूछ रही थी, लेकिन मैंने उन्हें कुछ भी नहीं बताया। दर हकीकत मैं दोनों को परेशान नहीं करना चाहती थी। फिर अगले दिन मैं कॉलेज चली आई, लेकिन मुझे अब कॉलेज के वॉशरूम में जाते हुए बहुत डर लग रहा था। फिर उस दिन बहुत बड़ा लेक्चर था। मैंने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की थी। टीचर ने सवालों जवाब करने थे, जबकि मैंने तो किताब खोल कर भी नहीं देखी थी। इसलिए मैं पीरियड बंक करके कॉलेज के पिछले हिस्से की तरफ छुप गई थी। वहां पर मेरी 2-3 सहेलियां और भी थी। मैं लापरवाही से दरख्त के नीचे बैठी थी कि अचानक एक मोटी सी शाख टूटकर मेरी गोद में आ गिरी। मैंने जैसे ही गर्दन उठाकर ऊपर देखा, जैसे जमीन और आसमान घूम रहे थे। वहां पर बैठा हुआ एक खौफनाक काला वजूद मुझे अपनी आंखों से दिखाई दे रहा था। अचानक मुझे शदीद चक्कर आए और मैं वहीं पर बेहोश होकर गिर गई।
मैं नहीं जानती थी कि उसके बाद मुझे क्या हुआ था, लेकिन जब मेरी आंख खुली तो मैं अपने बिस्तर में मौजूद थी। अम्मी मेरे पास बैठी थी, जबकि अब्बा परेशान से खड़े थे। जब मैंने आंखें खोली तो अम्मी परेशानी से कहने लगी थी, क्या हुआ मेरी बेटी, क्या हुआ था कॉलेज में? मुझे सच बताओ, मैंने तुम्हारी टीचर को बहुत जलील किया है कि आखिर तुम लोग मेरी बेटी का ख्याल क्यों नहीं रखते हो? अब्बा कहने लगे, शायद ये सुबह नाश्ता करके नहीं गई होगी, इसीलिए बेहोश हो गई थी। लेकिन मुझे वो काला खौफनाक साया जैसा दिखने वाला वजूद अच्छी तरह से याद था, जो मुझे उस दरख्त के ऊपर बैठा दिखाई दिया था। वो इस कदर खौफनाक था कि उसकी दहशत से मैं बेहोश हो गई थी। एकदम से मैं अम्मी के वजूद से लिपट गई और रोते हुए कहने लगी, अम्मी अम्मी मुझे बचा लो, वो मुझे अपने साथ ले जाएगा। अब्बा ने मुझे यूं रोते हुए देखा तो शदीद परेशान हो गए। फिर अम्मी से कहने लगे, ऐसे लगता है कि इसे नजर के साथ साथ किसी ऊपरी चीज का असर हो गया है। मैं आमिल बाबा के पास लेकर चलता हूँ। इनके आमिल बाबा के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, वही जो उनकी दुकान पर वो हार बेचने आए थे। मैं उनकी बात पर खामोश हो गई, लेकिन उस पूरी रात अम्मी मेरे सिरहाने बैठी रही। मैंने एक पल के लिए भी आंखें बंद नहीं की थी। दूसरे ही दिन अब्बा मुझे अपने साथ उस आमिल बाबा के पास लेकर जा रहे थे। वो हम दोनों बाप बेटी को देखकर चौंक गए थे। फिर उन्होंने बड़ी खुशदिली से अब्बा का इस्तकबाल किया, क्योंकि वो शहर के एक मशहूर और मारूफ सुनार थे। अक्सर आमिल बाबा का उनसे काम पड़ता रहता था। फिर अब्बा उनसे कहने लगे, आमिल बाबा मेरी बेटी के ऊपर दम कर दें, न जाने से क्या हुआ है, बहुत डरने लगी है। आमिल बाबा ने मेरे सर पर हाथ रखा और कहने लगे, क्या हुआ बेटी, किस चीज ने तुम्हें डराया है? लेकिन न जाने क्यों मेरे मुंह से एक लफ्ज भी ना निकला था। मैं सर झुकाकर कहने लगी, जब से मेरा कॉलेज का फंक्शन हुआ है तब से ही मेरे साथ कुछ अजीब सा हो रहा है। फिर आमिल बाबा अब्बा से कहने लगे, अरे आपकी बेटी है भी बहुत खूबसूरत, हो सकता है किसी लड़की की हासिर नजरों ने इसके सुकून को तबाह कर दिया हो। फिलहाल तो मैं दम कर दिया है, लेकिन अगर अफाका ना हो तो इसे अगली जुमेरात को फिर मेरे पास लेकर आना। आमिल बाबा ने अब्बा और मुझे वापस भेज दिया था। फिर मैं आस्ताने के बाहर ही खड़ी थी जब अब्बा कहने लगे, मैं गाड़ी यहीं लेकर आता हूँ बेटी, तुम यहाँ पर मेरा इंतजार करो। अब्बा चले गए थे, लेकिन मैं आमिल बाबा के आस्ताने के पास खड़ी थी। लेकिन अंदर से आने वाली आमिल बाबा के मुरीद की आवाज सुनकर मैं चौंक गई, जब वो अपने आमिल से कहने लगा, क्या लगता है साईं, इसकी बेटी क्यों बीमार है? आपको इसकी आंखें देखकर ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वो इनके घर वापस आ गया है? तभी आमिल बाबा उससे सरगोशी में कहने लगा, खामोश हो जाओ बशीर, दीवारों के भी कान होते हैं। ये दोनों बाप बेटी नहीं जानते कि वो जो हार मैंने उसके बाप को फरोख्त किया है वो किस कदर खतरनाक है। तभी तो मैंने उससे जान छुड़ाई है। अगर वो हार हमारे पास होता तो ये सब हमारे साथ हो रहा होता। लेकिन अच्छा है, इन्हीं को भुगतने दो, हमें तो इस हार की रकम मिल गई है। वो दोनों बड़े आराम से गुफ्तगू कर रहे थे, जबकि मेरे कान खड़े हो गई। जरूर इस हार के पीछे कोई राज छुपा था। अचानक ही मेरे जहन में धमाका हुआ। जब से ये हमारी जिंदगी में आया था तब से ही मेरे साथ ये अजीबोगरीब वाक़यात पेश आ रहे थे। मुझे उन दोनों पर शदीद गुस्सा आया। मैं चाहती थी कि अभी जाकर उस आमिल बाबा का पर्दाफाश कर दूं, लेकिन मैं अब्बा का भरोसा तोड़ना नहीं चाहती थी। उन्हें तकलीफ होती, इसलिए खामोशी से घर वापस आ गई। फिर मैंने अपने कपड़ों की पूरी अलमारी छान मारी। मैं उस हार को तलाश कर रही थी। चिल्लाते हुए अम्मी को कहने लगी, अम्मी वो हार कहाँ है? अम्मी घूरते हुए कहने लगी, आराम से बेटा, वो हार तो तुम्हारे अब्बा लेके गए हैं पॉलिश करने के लिए, लेकिन तुम्हें क्यों जरूरत पेश आ गई? अब मैं थक हार कर बैठ गई थी। मैं उन्हें क्या बताती कि मैं एक नया इंकिशाफ लेकर आई हूँ। ये आमिल बड़ा ही लालची लग रहा था। जरूर उसने पैसों के बदले में अब्बा के साथ कोई नया खेल खेला है। अब मैं कॉलेज भी नहीं जा रही थी, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। दूसरी शाम मैं अपने लॉन में बैठी थी। अपने मखसूस झूले पर बैठकर मैं इर्द गिर्द का नजारा कर रही थी।
اچانک ہی کسی نے پیچھے سے جھولا پکڑا اور مجھے ہواؤں کے سپرد کرنے لگا۔ میرا جھولا ایسے ہوا میں جا رہا تھا جیسے کوئی زور زور سے پیچھے سے جھولے دے رہا ہو۔ میں چلا رہی تھی، زور زور سے امی کو آوازیں دینے لگی۔ پیچھے پلٹ کر دیکھنا چاہتی تھی، لیکن میں اتنی اونچائی پر تھی کہ مجھ سے پلٹا بھی نہ گیا۔ وہ جو کوئی بھی تھا اپنی بھاری ہاتھ میرے کندھے پر رکھے مجھے ہواؤں کے سپرد کر رہا تھا۔ خوف کے مارے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے اور میرے بال جو چٹیا کی صورت میں قید تھے اچانک ہی کھل کر میرے چہرے پر بکھر گئی۔ سارے منظر دھندلا گئے تھے۔ میں حیران تھی کہ گھر میں موجود چوکیدار تک کو میرے ساتھ ہونے والی صورتحال نظر نہیں آ رہی تھی اور نہ ہی امی کو میری آواز سنائی دے رہی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے تک یہ کھیل جاری رہا، لیکن اس سارے عرصے میں روحانسی ہو کر جھولے سے نیچے گر گئی تھی۔ میں نیچے گھاس پر بے بسی سے لیٹی ہوئی تھی جب کوئی میرے اوپر جھک کر میرے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگا، تم ملکہ کا ہار پہنو گی، میری ماں کا ہار، تمہاری یہ ہمت، اب تمہارے ساتھ میں وہ کروں گا جو تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اچانک ہی وہ کرخت آواز ڈراونی صورت میری آنکھوں کے سامنے آئی اور لمحے بھر میں غائب ہو گئی، لیکن میرا وجود تو جیسے پتھر کا ہو گیا تھا۔ تبھی کھڑکی پر کھڑی ہوئی مجھے امی دکھائی دی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے چلا رہی تھی، پھر بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی، لیکن میں اپنے ہوش و حواس کھوتے بے ہوش ہو چکی تھی۔ جب ہوش آیا تو میں اپنے بستر پر لیٹی تھی، لیکن میرے جسم میں تو جیسے جان ہی نہیں تھی۔ امی روتے ہوئے ابا سے کہنے لگی، نہ جانے اس سے کیا ہوا تھا، اچھی بھلی یہ لان میں بیٹھی تھی، لیکن جب میں نے اسے دیکھا تو یہ نیچے زمین پر بے ہوش پڑی تھی۔ اب میں سمجھ گئی تھی کہ سارا معاملہ کیا ہے۔ یہ کوئی غیر فطری معاملہ تھا، یا شاید کوئی ایسی مخلوق مجھ پر حاوی ہو چکی تھی جو ہر کسی کو دکھائی نہیں دیتی تھی۔ اس کے خوف سے ہی میری یہ حالت تھی۔ میں امی کو سب کچھ بتانا چاہتی تھی، لیکن میرے دل کا خوف مجھے بتانے سے منع کر رہا تھا۔ خاموشی سے میں ان دونوں کی باتیں سنتی رہی۔ میں نے دیکھا امی ابو دونوں بہت پریشان لگ رہے تھے۔ امی بے چینی سے ہاتھ مسل رہی تھی، بار بار کہتی، ہماری ایک ہی بیٹی ہے جسے ہم نے بڑے لاڈ پیار سے پال کر جوان کیا ہے، اب اس کی شادی کرنے کی عمر ہے، اگر ایسے ویسے کچھ معاملات ہو گئے تو ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ ابا کہنے لگا، ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں آج ہی عامل بابا کو گھر لے کر آتا ہوں، اب اپنی بیٹی کو اس کے آستانے پر نہیں لے کر جاؤں گا۔ لیکن میں ابا کو منع کرنا چاہتی تھی۔ میں انہیں بتانا چاہتی تھی کہ اس مکار عامل کی وجہ سے ہی ہمارے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے۔ میرے منہ سے صرف یہ الفاظ ادا ہوئے، ابا مجھے وہ ہار چاہیے۔ ابا اب حیران تھے، کہنے لگے، کیا ہوا ہے، تمہیں ہار کی پڑی ہے اور ہمیں تمہاری، بھلے ہی ہمارا کروڑوں کا نقصان ہو جائے لیکن مجھے تمہاری فکر ہے میری بیٹی۔ ابا بڑے پیار سے میرے سر پر ہاتھ پھیر رہے تھے۔ اب میں انہیں کیسے بتاتی کہ وہ ہار کس کی امانت ہے؟ مجھے ایسے لگتا ہے کہ عامل بابا نے ابا سے دھوکہ کیا تھا۔ وہ ہار کہیں سے چوری کر کے اس نے ابا کے حوالے کیا تھا۔ مجھے اس پر پورا شک تھا کہ وہ ایک مکار انسان ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا تھا پیسوں کے لیے۔ لیکن اگلی ہی شام عامل بابا چلے آئے۔ میں نے انہیں دیکھتے ہی نفرت سے منہ پھیر لیا تھا۔ تبھی انہوں نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور جھوٹی شفقت سے کہنے لگا، کیا ہوا سونیا بیٹی، کس چیز نے تمہیں پریشان کر رکھا ہے؟ میرے دل میں اس کے لیے شدید غصہ تھا۔ میں اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، یہ بات آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ مجھے کس چیز نے پریشان کر رکھا ہے۔ آپ سچ سچ بتائیں کہ اس ہار کا کیا راز ہے۔ میں نے آپ کی اور آپ کے مرید کی ساری باتیں سن لی تھی۔ میں نے جب ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کڑک لہجے میں ان سے سوال کیا تو ابا اماں سمیت وہ عامل بھی حیران رہ گیا تھا۔ لیکن میں ابا سے کہنے لگی، ابا یہ ایک دھوکے باز آدمی ہے، اس نے نہ جانے وہ ہار کہاں سے چوری کر کے آپ کو بیچا ہے، اسی کی وجہ سے ہم پر یہ مصیبت آئی ہے۔ آپ نہیں جانتے لیکن کوئی غیر فطری مخلوق ہے جو مجھے پریشان کر رہی ہے، اور یہ سلسلہ تب سے شروع ہوا جب سے میں نے وہ ہار اپنے گلے میں پہنا۔ آج میں نے اماں ابا کو حیران کر دیا تھا۔
अम्मा ने टहल कर मुझे अपने सीने से लगाया, जबकि अब्बा फटी फटी निगाहों से आमिल बाबा को देख रहा था। फिर वो तेज लहजे में आमिल बाबा से कहने लगा, देख आमिल, तू अच्छी तरह जानता है कि मेरी बेटी मेरे लिए मेरी पूरी दुनिया है। अगर इसे कुछ हो गया तो मैं तुझे कभी नहीं बख्शूंगा। आज तू यहाँ अकेला आया है, अगर मैं तुझे जाने नहीं दूं और अपने घर के तय खाने में कैद कर दूं तो किसी को पता नहीं चलेगा। इसलिए सच सच बता कि उस हार का क्या राज है। आमिल ने सर झुका लिया था। वो जान गया कि आज उसका ये अहम राज फाश होने वाला है। उसने हमें धोखा दिया था। क्या पता वो हार जो उसने हमें फरोख्त किया था उस पर किसी ने अमल वगैरह कर रखा हो। ये बात बार बार मेरे जहन में आ रही थी। तभी वो हारे हुए लहजे में कहने लगा, मैं तुम्हें सारी बात सच सच बता दूंगा, लेकिन खुदा के लिए मुझे माफ कर देना। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। मैंने ये सब जाने अनजाने में किया। दरअसल वो हार ना तो मेरी बीवी का था और ना ही मेरा। वो हार मुझे एक जंगल से मिला था। वो जंगल बहुत ही खौफनाक था। वो एक पुराना कब्रिस्तान था। तुम्हें भी मालूम होगा कि अक्सर मैं पुराने कब्रिस्तान जाता रहता हूँ मुख्तलिफ अमलियात करने के लिए। वो एक अंधेरी रात थी, चांद की 14 तारीख थी और मैं उस पुराने कब्रिस्तान में बैठकर अपना अमल कर रहा था। मेरा मुरीद मेरे साथ था। तभी एकदम से ही शोर की आवाज आई, लेकिन मेरी आंखों ने एक हैरत अंगेज मंजर देखा। कब्रिस्तान से चंद कदम के फासले पर किसी शहनाई की आवाज आ रही थी, जैसे कोई जश्न मना रहा हो। मैंने जैसे ही आंखें खोलकर देखा कि मेरे अमल को किसने मुतासिर किया है, तो मैं समझ गया कि ये कोई इंसानी मखलूक नहीं बल्कि एक गैर फितरी मखलूक है। वो जिन्नात की बस्ती थी जहाँ पर शायद कोई जश्न मनाया जा रहा था, लेकिन मेरी आंखें वो सारे मंजर बहुत अच्छी तरह देख रही थी। तभी मैंने जिन्नात की मलिका को देखा। वो बहुत खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत कि मेरी नजरें उस पर से हटने का नाम नहीं ले रही थी। उसके पास एक खूबसूरत आंखों वाला नौजवान खड़ा था जो शायद उसका बेटा था, एक जिन साथ। मैं ये मंजर बड़ी हैरत से देख रहा था, जबकि मुरीद मुझे कह रहा था, आमिल साहब जल्दी जल्दी अमल करें, टाइम गुजर जाएगा तो अमल बेकार हो जाएगा। लेकिन मैं तो सामने के सारे मंजर को देखना चाहता था, जबकि मेरी नज़र मलिका के गले में पहने हुए उस हार पर थी जो उसने बड़ी खूबसूरती से अपने गले में पहन रखा था। उसका लिबास निहायत खूबसूरत था। फिर धीरे धीरे वो सारे के सारे उस तरफ आने लगे। मैं और मेरा मुरीद एक दरख्त के पीछे छुप गए थे। मुरीद को ये सारे मंजर दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन मैं ऐसी ताकत रखता था जिसकी वजह से मुझे वो जिन्नात नजर आ रहे थे। वो खुद भी परेशान था कि आने वाली ये आवाज़ें कैसी हैं, लेकिन मैंने उससे खामोश रहने का इशारा किया। थोड़ी ही देर बाद वो सब यहाँ से गुजरते चले गए। वो एक गिरोह की शक्ल में इस कब्रिस्तान में आए और दूर एक पुराने दरख्त के अंदर जाकर गायब हो गए। पहली बार मैंने एक साथ इतने सारे जिन्नात को देखा था। मुझे उनको देखकर बड़ी हैरत भी हुई, लेकिन ये क्या, मेरी आंखों ने एक हैरत अंगेज मंजर देखा। उस मलिका का वो कीमती हार एक झाड़ियों के पीछे पड़ा था जो शायद गलती से उसके गले से खुलकर नीचे जा गिरा था। मैंने पलक झपकते में वो हार अपने पास दबोच लिया, जैसे मुझे दुनिया जहां की दौलत मिल गई थी। वो हार बहुत ही खूबसूरत था। उसके अंदर लगे हुए हीरे जवाहरात रात की तारीकी में खूब चमक रहे थे। मुरीद मुझे देखकर हैरान था, कहने लगा, आमिल साईं आप जल्दी जल्दी अपना अमल कर लें वरना टाइम गुजर जाएगा। लेकिन मैंने वो हार अपने कब्जे में किया, उसे लेकर घर की तरफ जाने लगा। घर जाते ही मैंने अपने मुरीद को वो हार दिखाया तो उसकी आंखें भी हैरत ज़दा रह गई थी। वो हार तकरीबन लाखों का था। हम दोनों बहुत खुश थे, उसको बेचकर आधी आधी रकम हासिल करना चाहते थे। फिर मेरी बीवी ने भी वो हार देखा, लेकिन उसने उस रात वो हार गले में पहन लिया। फिर वो उससे पहनकर शादी में चली गई, लेकिन जब वो वापस आई तो उसकी हालत बड़ी अजीब हो रही थी। उस रात वो सो रही थी, लेकिन अचानक ही आधी रात को चीख मारकर उठी। मैंने उससे वजह पूछी तो वो कहने लगी कि अभी अभी मुझे बेड पर तुम नहीं बल्कि कोई और सोया हुआ दिखाई दिया। वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। मैं हैरान था कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ, लेकिन अगले दिन जब आधी रात को मेरी आंख खुली तो वो बिस्तर से गायब थी। मैं हैरान परेशान सा उसे तलाश कर रहा था। वो मुझे कहीं नजर नहीं आई, लेकिन मैंने अचानक ही खिड़की से झांक कर देखा तो वो घर से बाहर दूर
एक दरख्त के नीचे खड़ी थी। उसके बाल खुले हुए थे, लेकिन उसके साथ मुझे खौफनाक साया दिखाई दिया। अब मैं जान गया था कि उस जिन्नात की मलिका का हार इस घर में आने के बाद मेरी बीवी की हालत बदल गई है। इससे पहले कि मेरा पूरा घर बर्बाद हो जाता, मुझे इस हार को घर से दूर भेज देना चाहिए। अब मैं उस रात उस हार को लेकर जा रहा था, लेकिन ऐसे लग रहा था जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो। वो रास्ता बहुत तवील हो गया था। फिर मैंने खौफ के मारे अपने मुरीद को साथ लिया और मैं उससे कहने लगा कि मैं इस हार को बेचने का इरादा रखता हूँ। ये सुनकर वो खुश हो गया, क्योंकि ये पैसे तो वो भी हासिल करना चाहता था। फिर मैंने तुम्हारी दुकान पर वो हार फरोख्त कर दिया। बदले में मुझे अच्छी खासी रकम हासिल हुई थी। उस दिन मैं बहुत खुश था, लेकिन मैं क्या जानता था कि जो कुछ मेरी बीवी के साथ हुआ था वही तुम्हारी बेटी के साथ होने लगेगा। उस हार की वजह से मैं पहले ही दिन उसे देखते ही सारी बात समझ गया था, लेकिन मैंने तुम्हें इस बात से आगाह नहीं किया। दरअसल वो हार किसी इंसान का नहीं, बल्कि एक जिन्नात की मलिका का है, और मुझे ऐसे लगता है कि वो जिन्नात इस बात पर सीख पाए क्योंकि हमने उनका हार हासिल किया। अब्बा ने आमिल बाबा की बात सुनकर सर पकड़ लिया था। खुद मुझे भी बहुत गुस्सा आ रहा था। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे यहाँ पर भी कोई जिन्नात मौजूद हो जो हमारी गुफ्तगू सुन रहा है। फिर अब्बा कहने लगा, लेकिन इस बात का हल क्या है? आमिल ने सर झुका लिया। फिर कहने लगा, अगर तुम्हारी बेटी ने इस हार को पहना है तो यकीनन कोई जिनसात जो इस मलिका का बेटा था वो इसके पीछे पड़ गया है। अब्बा कहने लगा, अगर हम इनका हार वापस कर देंगे तो क्या वो हमारा पीछा छोड़ देंगे? आमिल कहने लगा, हाँ ये मुमकिन है। हो सकता है कि वो हार की वजह से ही इस दुनिया में आ रहे हो। थोड़ी देर बाद आमिल तो चला गया, लेकिन पीछे हमारा पूरा घर परेशान था। मैं भी सर पकड़े बैठी थी, क्योंकि ऐसे लगता था कि अब मैं कभी कॉलेज नहीं जा सकूंगी। वो हर जगह मेरा पीछा कर रहा था। फिर उस रात अम्मी मेरे पास ही सोई थी, लेकिन वो गहरी नींद में थी। मुझे ऐसे लगा जैसे कोई मुझे आवाजें दे रहा हो। मैं एकदम ही नींद से हड़बड़ा कर उठी थी, लेकिन मैंने पर्दे के पीछे छुपा वो खौफनाक चेहरा देख लिया था जो मुझे झांक झांक कर देख रहा था। मैं जोर जोर से अम्मी को हिलाकर जगाना चाहती थी, लेकिन अम्मी बिल्कुल गहरी नींद सोई हुई थी। उन्हें मेरी आवाज भी नहीं आ रही थी। लेकिन अचानक ही पर्दा हटा और एक साया धीरे धीरे चलता मेरे सामने आया। उसका लंबा चौड़ा खौफनाक वजूद देखकर मेरे हलक से आवाज भी नहीं निकली थी। मैं बिल्कुल साकित बैठी उसे देखे जा रही थी। तभी वो कहने लगा, तुमने मेरी माँ का हार पहना है, हम जिन्नात का, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। नहीं। एकदम से ही मैंने चीख मारी थी। उसकी ये खौफनाक बात सुनकर वो मेरे सामने से गायब हो गया। मेरी चीख सुनते ही अम्मी की भी आंख खुल गई थी। मैं मुसलसल रोई जा रही थी। अम्मी से लिपटी मैं रोते हुए कहने लगी, अम्मी वो मुझे अपने साथ ले जाएगा, खुदा के लिए मुझे बचाओ। अम्मी कहने लगी, ऐसा कुछ नहीं होगा बेटा, तुमने इसके खौफ को अपने जहन पर सवार कर लिया है। अब मैं पूरी रात जागती रही। दूसरे दिन अम्मी अब्बा से कहने लगी, आप कुछ भी करो, इस हार को वापस लाकर वहीं पर फेंक आओ जहां पर उन जिन्नात की बस्ती है, वरना मेरी बेटी ऐसे ही डरती रहेगी। कल को हमने इसकी शादी भी करनी है। अगर सोचो ये बात पूरे खानदान में फैल गई तो हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। ऊपर से बेटी के लिए कोई रिश्ता भी नहीं आएगा। अम्मी बहुत दूर की सोच रही थी, जबकि मैं तो खौफ के मारे सोती भी नहीं थी। मेरा सोना जागना, गर्ज के खाना पीना तक दुश्वार हो गया था। लेकिन अब दूसरे दिन अपनी दुकान पर गए और वो हार तलाश करने लगे। ये देखकर उनके होश उड़ गए कि वो हार उनकी दुकान से भी गायब हो चुका था। अब वो सर पकड़े बैठे थे। मायूस होकर घर आकर हमें ये बुरी खबर सुनाई। मैं तो सुनते ही रोने लगी थी। फिर अम्मी कहने लगी, ये किसी दूसरे आदमी का काम है, किसी ने इस हार को चोरी कर लिया है। मैं सोच में मुब्तला होकर अब्बा से कहने लगी, अब्बा कहीं उस आमिल ने तो वो हार नहीं उठा लिया। अब्बा को भी उस पर शक था, लेकिन जैसे ही अब्बा उसके घर गए तो ये देखकर उनके पैरों तले से जमीन निकल गई कि वो आमिल अपनी बीवी समेत वो घर छोड़कर फरार हो चुका था, क्योंकि वो इस हार के बारे में कई राज जानता था। अब हम बड़े ही परेशान थे।
ابا نے اس ہار کی تلاش شروع کر دی، اپنے سارے ملازموں سے پوچھنے لگے۔ لیکن ایک رات وہ نوجوان بڑی پریشان صورت لیے ابا کے پاس آیا تھا۔ وہ سر جھکا کر کہنے لگا، میری بہن کی شادی تھی، اس لیے میں نے وہ ہار چوری کیا تھا، مجھے معاف کر دے۔ وہ ہاتھ جوڑے کھڑا تھا۔ ابا نے غصے سے اسے دیکھا اور کہنے لگے، میں نے تم پر اتنا بھروسہ کیا اور تم نے چوری شروع کر دی۔ میں نے تمہاری تنخواہ میں کوئی کمی تو نہیں چھوڑی۔ وہ مایوس ہو کر کہنے لگا، دراصل میری بہن کے سسرال والوں نے ڈھیر سارے جہیز کی ڈیمانڈ کی تھی، لیکن جیسے ہی میں اس ہار کو لے کر گیا اور میری بہن نے اس ہار کو پہنا، اگلے ہی دن اس کے سسرال سے پیغام آیا کہ انہوں نے رشتہ ختم کر دیا ہے۔ یہ ہار میرے لیے منحوس ثابت ہوا ہے۔ تب سے ہی میری بہن کی طبیعت ٹھیک نہیں، میں اسے واپس لے کر آیا ہوں۔ ابا اور ہم تو خود اس سے جان چھڑانا چاہتے تھے، لیکن وہ اس سے واپس دے کر چلا گیا تھا۔ ابا نے اسے نوکری سے بھی نکال دیا کیونکہ اس نے چوری جیسا گھناونا کام کیا تھا۔ ابا اب سر پکڑے بیٹھے تھے، کہنے لگے، ہمیں تو اس جنات کے قبیلے کا بھی نہیں پتا۔ ہاں، اس پرانے قبرستان کے بارے میں جانتا ہوں کہ وہ کہاں پر ہے۔ میں جلدی سے کہنے لگی، ابا اس کام میں آپ کا ساتھ دوں گی، ہمیں اس جنات کی ملکہ کا یہ ہار واپس کر دینا چاہیے۔ ایسے لگتا ہے کہ اس کا بیٹا اور وہ ہم سے شدید ناراض ہیں، تبھی تو وہ ہار بار بار میرے سامنے آ کر مجھے ڈراتا ہے۔ ابا کہنے لگے، ہاں اس کا مطلب ہے کہ ہمیں کل رات اسی قبرستان میں جانا ہوگا، کیونکہ وہ عامل تو یہ شہر چھوڑ کر چلا گیا ہے، اور کہاں گیا ہے اس کے بارے میں کسی کو کچھ معلوم نہیں۔ اب میں اور ابا اس پرانے قبرستان میں جانے کے لیے تیار تھے، لیکن امی کہنے لگیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، کہیں میری بیٹی کو کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ ابا کہنے لگے، ہم ایک نیک کام کرنے جا رہے ہیں، اگر کسی کے لیے یہ ہار اتنا قیمتی ہے تو ہمیں اسے ضرور واپس کرنا چاہیے، بھلے ہی پھر ہمیں اس میں لاکھوں کا نقصان ہو جائے۔ امی کہنے لگی، تو رات کو جانے کی کیا ضرورت ہے، آپ دن میں ہی وہاں یہ ہار پھینک کر آ جائیں، وہ جنات خود ہی اسے اٹھا کر لے جائیں گے۔ ابا کہنے لگے، نہیں، اگر ہم نے دن میں یہ ہار وہاں پھینکا تو کوئی دوسرا انسان اسے اٹھا کر لے جائے گا، اور پھر جس طرح ہمارے ساتھ یہ نقصان ہو رہا ہے اس طرح اس کے ساتھ بھی یہ سب ہوگا، اس لیے ہمیں رات کا انتظار کرنا چاہیے، رات کو ہی ہم اس پرانے قبرستان میں جائیں گے۔ میں حیرت سے سوچ رہی تھی کہ میں کب سے اتنی بہادر ہو گئی جو رات کے وقت اس قبرستان میں چلی جاؤں گی، لیکن شاید ابا میرے ساتھ تھے اس لیے مجھے حوصلہ ہو رہا تھا۔ پھر اس رات میں ابا کے ساتھ اس پرانے قبرستان میں چلی آئی، لیکن مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی میرا پیچھا کر رہا ہو۔ جیسے ہی آدھی رات ہوئی ہم اس جگہ کو تلاش کرنے لگے جہاں پر عامل کو وہ جنات نظر آئے تھے۔ ہم دونوں باپ بیٹی پریشان حال اس قبرستان میں کھڑے تھے کہ اچانک ہی کرسی پر بیٹھا ہوا ایک بوڑھا آدمی نظر آیا۔ وہ بڑے غور سے ہم دونوں کو دیکھ رہا تھا، پھر ابا سے کہنے لگا، میں کیا جان سکتا ہوں کہ تم اپنی جوان بیٹی کو آدھی رات کو قبرستان میں کیوں لے کر آئے ہو؟ تم نہیں جانتے کہ یہ قبرستان آسیب زدہ ہے؟ ابا پریشانی سے کہنے لگا، ہماری مجبوری ہے، تبھی تو ہم یہاں آئے ہیں، بس تم ہماری اتنی مدد کرو، یہ بتاؤ کہ وہ آسیب کہاں پر آباد ہے۔ ابا کی اس بات پر وہ گورکن حیران رہ گیا تھا، پھر کہنے لگا، وہ جو دور جھاڑیاں نظر آ رہی ہیں وہاں سے آگے جانے کی اجازت کسی انسان کو نہیں ہے، کیونکہ وہ جنات کا علاقہ ہے، یوں سمجھو کہ ان کا پورا قبیلہ وہاں پر آباد ہے۔ ابا اور مجھے تو جیسے یہ راز معلوم ہو گیا کہ وہ کہاں پر موجود ہوں گے، اس لیے ہم جلدی سے اس طرف آئے تھے۔ پیچھے گورکن ہمیں پکار رہا تھا، کہنے لگا کہ وہاں مت جاؤ، وہاں پر خطرہ ہے، لیکن ہم دونوں کو وہ ہار ان کے حوالے کرنا تھا جو ان کی امانت تھی۔ پھر ابا نے وہ ہار جاڑیوں کے پاس رکھ دیا اور خود پلٹ کر آ گئے۔ پھر مجھے کہنے لگے، جلدی چلو سونیا بیٹی، اب گھر چلتے ہیں، ہمارا کام ہو گیا ہے، میں دعا کرتا ہوں کہ وہ جنات اپنا وہ ہار اٹھا کر لے جائیں جو جنات کی ملکہ کا ہے۔ اب میں بھی ابا کے ساتھ گھر آ گئی تھی، لیکن پوری رات میں پریشان رہی، نہ جانے انہوں نے وہ ہار اٹھایا ہوگا یا نہیں۔ لیکن دوسری صبح میں ابا سے کہنے لگی کہ ایک بار میں وہاں جانا چاہتی ہوں، میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ وہ ہار وہاں پر موجود ہے یا نہیں۔ لیکن امی ابا نے صاف منع کر دیا اور کہنے لگے، ہرگز نہیں، ہم تمہیں اب وہاں جانے کی اجازت نہیں دیں گے،
ویسے بھی اگر وہ ہار کسی دوسرے نے اٹھا لیا ہوگا تو وہ اس کا ذمہ دار خود ہی ہوگا. ہماری اس ہار سے جان چھوٹ گئی ہے. ایک بار پھر سے ہمارے گھر میں سکون ہو گیا تھا. اب مجھے بھی کوئی خوف محسوس نہیں ہوتا تھا، بلکہ میں نے کالج دوبارہ آنا جانا شروع کر دیا تھا. لیکن اس دن کالج کی گاڑی خراب ہو گئی اور ہمیں آدھے راستے میں اتار دیا. میرے ساتھ کوئی جانے والا بھی نہیں تھا. میرے پاس موبائل تھا. میں نے ابا کو کال کی لیکن وہ بہت مصروف تھے. پھر میں سوچنے لگی کہ میں اکیلی یہاں سے گھر کی طرف چلی جاتی ہوں. ویسے بھی گھر کا فاصلہ بہت تھوڑا ہے. میں پیدل گھر کی طرف جا رہی تھی، جو مجھے ایسے لگا جیسے کوئی نوجوان میرا پیچھا کر رہا ہے. پلٹ کر دیکھا تو ذرا فاصلے پر ایک لمبا چوڑا نوجوان جس نے کالے رنگ کے کپڑے پہن رکھے تھے وہ میرے پیچھے پیچھے آ رہا تھا. میں نے سوچ لیا تھا کہ اس نے اگر مجھ سے بدتمیزی کی تو میں اس سے بھرپور جواب دوں گی. میں کوئی ڈرپوک قسم کی لڑکی نہیں تھی. ایسی حرکتوں پر میں اچھے لڑکوں کی ہوش ٹھکانے لگا دیتی تھی. لیکن وہ میرے انتہائی قریب آ چکا تھا. میں بے اختیار پلٹی، لیکن یہ کیا، وہ میرے سامنے سے غائب ہو گیا. میں نے اپنی آنکھوں سے اسے غائب ہوتے ہوئے دیکھا. اچانک ہی کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا. میں دہشت سے پلٹی تھی. اب وہ میرے سامنے ہی کھڑا تھا، کبھی دائیں طرف آتا تو کبھی بائیں طرف. میں اس کی آنکھیں دیکھ کر خوف سے کانپ رہی تھی، کیونکہ اس کی آنکھیں کسی انسان کی طرح نہیں بلکہ وہ کسی جنات کی طرح نظر آتا تھا. کون ہو تم؟ میں نے کپ کپاتے لہجے میں اس سے سوال کیا تو ایک دم سے ہی وہ مسکرا دیا. پھر کہنے لگا، میں ایک جن ذات ہوں، اسی ملکہ کا بیٹا جس کا ہار تم نے پہنا تھا. لیکن تم میرے پیچھے کیوں آئے ہو؟ میں نے وہ ہار واپس لوٹا دیا ہے. یہ سن کر وہ بڑے عجیب انداز میں مسکرایا اور کہنے لگا، میں جانتا ہوں کہ تم نے وہ ہار واپس کر دیا ہے، لیکن تمہیں دیکھتے ہی میں تم پر عاشق ہو گیا تھا، اس لیے تمہارے سامنے آنے پر مجبور ہوا. تم اور تمہارا باپ ایک اچھے انسان ہو، تم نے ہمارا ہار واپس کر دیا. دراصل وہ ہار ہمارے لیے بہت قیمتی تھا. اس میں میری ماں کی ساری طاقتیں تھیں. میری ماں ایک جنات کی ملکہ ہے اور میرا باپ ایک سردار تھا، لیکن وہ اس دنیا میں نہیں. پھر جب میری ماں کا وہ قیمتی ہار گم ہو گیا تو وہ دن بدن کمزور ہونے لگی. میں کسی طرح چاہتا تھا کہ وہ ہار واپس مل جائے. پھر مجھے معلوم ہوا کہ وہ ہار ایک عامل نے اٹھایا تھا، وہ بھی قبرستان میں چھپا ہوا تھا. لیکن جب میں اس عامل کے پاس گیا تو وہ ہار کو کسی دوسرے انسان کو دے چکا تھا. یہ دیکھ کر مجھے بہت غصہ آیا. میں نے سوچ لیا تھا کہ وہ ہار جس بھی انسان کے پاس ہوگا میں اسے نہیں چھوڑوں گا. لیکن میں حیران رہ گیا جب میں نے اسے تمہیں پہنے ہوئے دیکھا. اس دن میں تمہارے سامنے آنا چاہتا تھا، لیکن اگر میں اتنے سارے انسانوں کے سامنے آ جاتا تو وہ سب مجھے پہچان لیتے، اس لیے میں نے وہاں آنا مناسب نہیں سمجھا. لیکن تم میری ہر بات کا مطلب سمجھ گئی. تم جان گئی کہ وہ ہار کسی انسان کا نہیں بلکہ ایک جن ذات کا ہے جو تمہیں پریشان کر رہا ہے. جس دن تم نے وہ ہار ان جھاڑیوں کے درمیان رکھا میں وہیں پر موجود تھا. میں نے وہ ہار اٹھا کر اپنی ماں کو دے دیا، جسے دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئی تھی. میں تمہارا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں کیونکہ میری ماں اب بہت خوش ہے، اس کی ساری طاقتیں واپس آ گئی ہیں. میں تمہیں پریشان کرنا نہیں چاہتا، تم ایک اچھی لڑکی ہو، لیکن بس تھوڑی سی ضدی ہو. میں اس کی بات پر سر جھکا کر رہ گئی تھی. میں جس جن ذات کو اس قدر خوفناک سمجھ رہی تھی حیران رہ گئی کہ وہ تو بہت ہی اچھے دل کا مالک تھا. پھر وہ کہنے لگا، کبھی کبھار میں تم سے ملنے تمہیں دیکھنے ضرور آیا کروں گا، اس لیے مجھ سے ڈرنا مت. یہ کہہ کر وہ میرے سامنے سے غائب ہو گیا تھا، جبکہ میں مسکراتی گنگناتی گھر چلی آئی تھی. امی مجھے دیکھ کر حیران تھیں. کہنے لگی، پہلے تو میری بیٹی بڑی پریشان رہتی تھی، لیکن اب خدا کا شکر ہے کہ اس کے چہرے پر بھی مسکراہٹ ہے. میں امی کی بات سن کر مسکراتی. کالج میں اپنی زندگی بہت انجوائے کر رہی تھی جب ابا ایک دن کہنے لگا کہ وہ عامل میری دکان پر آیا تھا، وہ تھوڑی تھوڑی رقم میری واپس دینا چاہتا ہے. میں کہنے لگی، ابا چھوڑ دیں آپ اس سے پیسے لینا، ویسے بھی خدا نے ہمیں مال و دولت کی کوئی کمی نہیں چھوڑی. ابا نے سر ہلا دیا اور کہنے لگا، شاید اس عامل کو معلوم ہو گیا کہ وہ ہار جس کی امانت تھی اس کے پاس چلا گیا ہے، تبھی تو وہ پیسوں کی بات کرنے آیا تھا. وہ اس ہار کے بدلے میں مجھ سے لاکھوں روپے لے کر گیا تھا. اب زندگی قدرے پرسکون تھی، لیکن کبھی کبھار مجھے ایسے لگتا ہے
जैसे कोई चुपके चुपके मुझे देख रहा है। शायद ये वही इंसान था जो कभी मेरे सामने नहीं आया, लेकिन अपनी मौजूदगी का एहसास जरूर दिलाता था। लेकिन ये अलग बात थी कि मैंने जिद करना छोड़ दी थी, क्योंकि जिद करने से ही मुझे ये सब भुगतना पड़ा था। अगर वो हार मैं उस दिन जिद करके अब्बा से ना लेती, उनकी बात मान लेती, तो शायद मुझे ये सब ना सहना पड़ता। अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपको दहशतनाक, दिल को जकड़ देने वाली कहानियाँ पसंद है तो ऐसी एक कहानी रोजाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।